अयोध्या में पार्टी ने ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए पहला प्रबुद्ध सम्मेलन किया। शुरुआत अयोध्या से हुई है और ये सिलसिला मथुरा और काशी तक भी पहुंचने वाला है। इससे पहले सम्मेलन में खुद बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाया। बसपा महासचिव ने कहा कि अगर 13% ब्राह्मण और 23% दलित एकजुट हो जाए तो हमारी विजय तय। दो 2022 में जबरदस्त घमासान, बसपा का परशुराम प्लान। आपको भगवान श्री परशुराम की वंशज बन के सामने आना है और चाणक्य के बारे में जो ब्राह्मण समाज के हम लोगों के एक प्रतीक हैं उनके बारे में सोचना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये आज तक हम नहीं समझ पाए। हमने इनसे बहुत बार पूछा। हमने कहा भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन बगैर माता के भगवान राम की बात करना तो अधूरी लगती है। पर ये हमारी बात का तवज्जो कभी नहीं देते। राम कृष्ण के नाम पर जाति वाले काम पर। ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ पे। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं, हर घर में छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी और हनुमान जी की तो अवश्य होगी, औरों की भी होगी। अयोध्या से सियासी हुंकार, भाजपा पर तीखा वार। मथुरा जाएंगे, वृंदावन में हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। वहां दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके अगले 7-8 दिन हम उधर रहेंगे, क्योंकि वृंदावन हमारे साथ में दिल से जुड़ा हुआ है। दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण, बसपा दिखाएगी दम। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फहरा सकते हैं। 22 के महायुद्ध में बसपा का 36 वाला मंत्र। आपने चुनावी अभियान के आगाज के लिए शंखनाद शब्द का इस्तेमाल होते कई बार सुना होगा। आज अयोध्या में ऐसी ही तस्वीर देखने को भी मिली, जब हाथ में शंख लिए सतीश चंद्र मिश्रा पूरी तरह ब्राह्मण रूप में दिखे। इसके जरिए उन्होंने दो टूक राजनीतिक संदेश दिया। बार बार दोहराया कि हमें परशुराम और चाणक्य के वंशज की तरह आगे जाना है। कहने को तो ये प्रतीक की भाषा है, लेकिन इसमें गहरे सियासी मायने छिपे हुए हैं। अयोध्या से बसपा का चुनावी शंखनाद। माथे पर तिलक, कंधे पर भगवा राम नामी और हाथ में शंख लेकर सरयू का जलाभिषेक करते सतीश चंद्र मिश्रा की ऐसी तस्वीरें कैमरे पर आपने शायद ही देखी हो। ये बसपा के उस चुनावी शंखनाद का पल है जिसके लिए पार्टी ने अयोध्या की धरती को खास तौर पर चुना। ये तो सिर्फ झांकी थी। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का अयोध्या दौरा एक खास मकसद से था। बसपा ने ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए जो चुनावी कार्ड चला है, उसका सबसे पहला प्रयोग अयोध्या में हुआ। भाजपा सरकार को सीधे सीधे बसपा ने ब्राह्मण विरोधी ठहरा दिया। झांसी में किस तरीके से 5-5 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को मारने का काम किया, किस तरीके से एक व्यापारी को
कहते हैं कि उसने अपने आप को गोली मार ली, एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से उसको मरवाने का काम किया। आज तक वो पकड़ा नहीं गया जिसने मारा। अभी कोई ब्राह्मण समाज की बात होती तो 24 घंटे भी नहीं लगते और उसकी गाड़ी फिसलती, वो पकड़ा जाता, गाड़ी फिसलती और शूट आउट होता और मर गया होता। लेकिन वो आज तक साल भर हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। इस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है, 2 वर्ष पहले तिवारी उसको किस तरह से रोक करके गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसके गोली मार दी। अयोध्या के इस सम्मेलन का नाम पहले ब्राह्मण एकता सम्मेलन रखने की बात चर्चा में थी, जिसे बाद में बदलकर प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया गया। लेकिन मुद्दा वही रहा, ब्राह्मण वोटरों को 2007 की तरह अपने पाले में लाना। इसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने 36% वोट वाला फॉर्मूला सामने रखा। अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। अपनी ताकत को लेकर के तभी आ सकते हैं जब आप एक साथ होंगे, और एक साथ होइए। लेकिन एक साथ होने के बाद भी एक दिक्कत, एक तकलीफ थी, एक परेशानी थी कि तब भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर राजनीति में आना है, राजनीति में जब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होगी तो अपने समाज का कुछ नहीं कर सकते। ये मानवर काशीराम जी ने यही कहा था कि सत्ता की चाबी होगी तभी अपने समाज के लिए कर सकते हो कुछ। तो सत्ता की चाबी लेने के लिए आपको कुछ और चाहिए। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फैला सकते हैं। इस मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने फिर उसी रणनीति की हुंकार भर दी जिसके सहारे 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी थी। दावा है कि पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। और हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर आप 1-1, 2-2% करके इधर उधर भटकते रहोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे। आपको सुदामा की कोई संज्ञा दे देगा, कोई कुछ कह देगा, लेकिन अगर आपको भगवान श्री परशुराम की वंशज बन के सामने आना है और चाणक्य के बारे में जो ब्राह्मण समाज के हम लोगों के एक प्रतीक है उनके बारे में सोचना है, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। बसपा का पूरा फोकस अब सीधे ब्राह्मण वोट बैंक पर है। पार्टी इस पर कितना जोर लगाने वाली है वो अयोध्या के कार्यक्रम से साफ हो गया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने आज कैमरे पर यह भी ऐलान कर दिया कि बसपा उस खुशी दुबे का केस लड़ेगी जो संगीन आरोपों के चलते जेल में बंद है। क्या दोष है उस लड़की का जो कि 16.5 वर्ष की खुशी नाम, उनके माता पिता गरीब लोग हैं, 25 गज के मकान में रहते हैं। 2 तारीख को पुलिस के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक, जिसका कि हम लोग कभी भी उसको हत्या को सही नहीं मानते हैं, जो हुई थी, लेकिन 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। बसपा का मिशन शीशे की तरह साफ है और वो है जातिगत वोट बैंक के समीकरण के दम पर सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करना, और इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2007 की सोशल इंजीनियरिंग जो थी वो भी चलेगी, ब्राह्मण बसपा के साथ भी आएगा। बीजेपी अगर सवाल खड़े कर रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये शंका है कि शायद ब्राह्मण बसपा के साथ जाएगा और इसीलिए वो सवाल खड़े कर रही है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, अयोध्या। और देखिए, बसपा के इसी प्लान पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरिद्वार दुबे, भाजपा सांसद, सतीश प्रकाश, बसपा समर्थक हमारे साथ हैं। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने पर। सबसे पहले हरिद्वार दुबे जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, आज बसपा ने सम्मेलन तो किया ब्राह्मणों को साधने के लिए, लेकिन सीधे तौर पर आरोप आप पर लगाए हैं कि ब्राह्मण विरोधी हो गई है आपकी सरकार। आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, किसी पर कोई आरोप लगा दे, लेकिन हमारी सरकार सर्व समाज की सरकार है जिसमें सबका विकास
सबका विश्वास छिपा हुआ है, इसी के आधार पर चल रही है। ये जो बसपा के सो कॉल्ड नेता हैं, ये कितने ब्राह्मणों के सहयोगी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, या ब्राह्मणों के साथ साथ दिए। जब इनकी सरकार थी तो कितने हजार ब्राह्मणों पर 4/10 का केस लगा था। ये जब पूछिए जरा कितने को लड़ने के लिए सतीश जी गए थे या कितने के केस वापस हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस समय राजनाथ सिंह जी की सरकार गई जी, और उस समय केस वापसी के करीब 400 मुकदमे थे। और जो मायावती जी सत्ता पर आई, जबकि मिलीजुली सरकार थी, 450 फाइलों को एक साथ उन्होंने रिजेक्ट किया। जी, यह है ब्राह्मणवादी मानसिकता जिसको कि हवा दी जाती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मणों के नाम पर ब्राह्मणों को गुमराह करते हैं, अपने को सो कॉल्ड नेता बनाने के नाम पर, और अपने को ब्राह्मणवादी मानते हैं। अब वो अयोध्या में सम्मेलन करें या जाकर के उत्तर काशी में सम्मेलन करें, ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो सब कुछ जानता है और वो सारी विधाओं के सभी परिचित है। केवल किसी कहने या बहकाव में नहीं आता है। और ये कह दिया जाए कि चाणक्य बन जाओ और चंद्रगुप्त बन जाओ तो इससे नहीं बनता ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो जानता है, कर्म भी जानता है, सब कुछ जानता है, राजनीति भी जानता है। वो देखिए कह रहे हैं हरिद्वार दुबे जी कि ब्राह्मण सब जानता है, सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए उसका कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये सब नजर आ रहा है। नहीं, देखिए दुबे जी बड़े वरिष्ठ लीडर हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 400 लोगों की जो फाइल वाली बात है, निश्चित रूप से वो अपराधी लोग थे और हम कभी अपराधों से समझौता नहीं करते। बीजेपी का जो है तमाम उत्तर प्रदेश के अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना कहीं ना कहीं बीजेपी है ना। सर ब्रजेश सिंह अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं साधु महात्मा बन जाते हैं। जाति विशेष का अड्डा है ना, बिल्कुल भी जाति विशेष के अपराधियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना अगर आज कोई है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी ही है, योगी जी की बीजेपी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने 400 लोगों के भी केस की फाइल वापस भेजी और आज बीजेपी जिन 9,000 कार्यकर्ताओं की जो फाइल माननीय योगी जी जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, जब हम सत्ता में आएंगे उनको भी वापस कराएंगे, कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात कहना कहीं ना कहीं है कि देखिए सामाजिक रूप से कमजोर हो या राजनीतिक रूप से पीड़ित हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की कोई भी आवाज उठा सकता है। अगर आज ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण महासभा, उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण महासभा अगर ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल में अगर 1248 ब्राह्मणों के ऊपर आपराधिक और हत्या बलात्कार के इस तरह के मामले अगर दर्ज है तो निश्चित रूप से दुबे जी को योगी जी से बात करनी चाहिए और उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए। और ये हम भी कहते हैं कि चलिए आपका विकास दुबे अपराधी था ना, लेकिन आपने चौबे को क्यों मारा, द्विवेदी को क्यों मारा, त्रिवेदी को क्यों मारा, अंडे जी को क्यों मार रहे? तो आप एक जाति विशेष को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ कमाने के लिए पूर्वांचल में एक जाति को योगी जी अपनी जाति को राजनीतिक बढ़ाने के लिए अपराध खत्म करने के नाम पर आप ब्राह्मणों को खत्म करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे ना। उसी का क्या दोष था? एक 17 साल की युवती जिसकी 3 दिन पहले शादी होती है। हमारे यहाँ शादी कोई लड़की अपने पसंद से नहीं करती, पिता ने जिसके साथ शादी कर दी उसी के साथ वो चली जाती है। ग्रामीण परिस्थितियों में आज भी यही स्थिति है। तो एक लड़की है जो 3 दिन में उसने कौन सा आपराधिक काम कर दिया, आप बताइए ना। ये योगी जी से सवाल पूछना चाहिए दुबे जी को कि 3 दिन में ऐसा